Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and other related exams. Learners, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको हमारे सेशंस के टाइमिंग्स, लिंक्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास प्रोवाइड की जाती हैं. सो डोंट मिस टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने लॉन्च किया है सुपर 30 फ्री क्रैश कोर्स सीरीज और इसके अंतर्गत आपका दिसंबर का एग्जाम क्लियर करने का आपका मौका है. You do watch these sessions as per your paper 2 subjects, as per the timings of the faculty. Don't miss any of the classes because exams are approaching और ये सभी classes बहुत बहुत important हैं. सो लर्नर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए के सेट के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पार्ट 2. इसका पहला वाला पार्ट ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया था. दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ सुपर 30 फ्री क्रैश कोर्स सीरीज एंड इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 बैच. सो चूंकि किसी भी स्टेट लेवल के हम सेट की एग्जाम की बात करें, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन्स ऑफ यूजीसी नेट. सो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा. सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. सो सारे क्वेश्चंस ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिएगा. So first question, when the likely effect of an incident on a dependent variable are investigated, it is known as. तो जब भी ऐसा होता है कि एक आश्रित चर पर किसी घटना के संभावित प्रभावों की जांच की जाती, तो इस रूप को क्या जाना कहा जाता है? इज इट अ सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो एक्शन और अ फील्ड इन्वेस्टिगेशन? सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी इंसिडेंट का इफेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं? आफ्टर द फैक्ट स्टडी कर रहे हैं. वी आर डूइंग एन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. Question number 2. University News is a weekly journal brought out by. So University News, विश्वविद्यालय समाचार, एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसे डैश द्वारा लाया जाता है. So कौन सी ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसे लाया जाता है? Is it NAC, UGC, AIU or MHRD? So learners, the correct answer for this question is AIU, Association of Indian Universities. University News है, so obviously this association brings it out by means of this weekly journal. So next question is based on external validity. So जब भी हम रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं तो वैलिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी रिसर्च में किस बात पे रेफर करती है. ये है आपके 4 ऑप्शंस. सो रिगर ऑफ स्टडी, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसेस, शोध समस्या का शोधकर्ता के व्यक्तिगत जीवन से संबंध या परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा. सो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी रिसर्च में एक्सटर्नल वैलिडिटी है यानी हम उसे क्या कर सकते हैं? जनरलाइज कर सकते हैं. सो द एक्सटेंट, वो डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन जो हम किसी भी रिजल्ट के साथ रिसर्च में प्रोवाइड कराते हैं, वो बताता है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो दिस विल बी द राइट आंसर. Question number 4. UGC insists of research papers to be published in journals with ISSN number, ISBN number, registration number या serial number. So UGC पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों पर किसके साथ जोर देता है? So as we all know, it is very very important these days. ISSN number क्या है? एक 8 digit number होता है और इसको हम क्या कहते हैं? We call it International Standard Serial Number. राइट. सो ये होने का अर्थ होता है कि वो जर्नल जो है ऑथेंटिक है. राइट. जर्नल या किसी भी हम डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं जो हम यहाँ अपना इस जर्नल में पब्लिश कराना चाहते हैं, वो सही जगह पे पब्लिश हो रही है. ठीक है. Before we move ahead, learners, Textbook Super Coaching in its single subscription offers video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. So learners, YouTube पे हमारा सुपर 30 सीरीज चल रहा है और पेड बैच में बूस्टर कोर्सेज चल रहे हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम करवाते हैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर यूट्यूब वी कैन नॉट शेयर द क्लास नोट्स. बूस्टर कोर्सेज में आपको मिलते हैं कंप्लीट PYQs, कंप्लीट क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, 1-on-1 गाइडेंस. सो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी तैयारी करनी है अपकमिंग एग्जाम्स की, सो यू कैन ज्वाइन बूस्टर कोर्स.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स, ये क्वेश्चन सैम्पलिंग के ऊपर है. सो वाइल सैम्पलिंग, इफ अ रिसर्चर डिसाइड्स टू इंटरव्यू एवरी 15th नेम ऑन अ लिस्ट, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अगर मान लीजिए मैंने एक ग्रुप लिया और उस ग्रुप में एवरी 15th पर्सन इज माई सैम्पल, तो ये कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं? कोटा, सिस्टमैटिक, डेलिब्रेट या सीक्वेंशियल? चूंकि यहाँ वी आर फॉलोइंग अ सेट पैटर्न, वी आर फॉलोइंग अ सिस्टम, हम एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं. सो ये होगा हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन्स डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिलोंग्स टू. सो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: प्योर रिसर्च, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च. सो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो न्यूटन का आविष्कार था, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम की खोज उन्होंने की थी, ये किस तरह की रिसर्च से संबंधित है? तो चूंकि ये बिल्कुल प्योर बेसिक रिसर्च थी, ये आएगी हमारी कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. तो कोई भी आविष्कार या रिसर्च जो कि बिल्कुल नई होती है, नवीनतम होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है, प्योर होती है, उसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं. रिसर्च एथिक्स डज नॉट इंक्लूड, तो अनुसंधान नैतिकता में क्या चीज़ शामिल नहीं है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, सब्जेक्टिविटी, आत्मीयता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठा. तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम रिसर्च एथिक्स की बात करें तो उसमें वेरिएशन नहीं हो सकते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट नहीं हो सकते हैं. यहाँ हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, इंटेग्रिटी की और ऑनेस्टी की. सो सब्जेक्टिविटी नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑफिशियल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री. तो हमारी कंट्री के कौन है ऑफिशियल पब्लिक ब्रॉडकास्टर? इज इट दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और AIR, प्रसार भारती कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? सो हमारी जितने भी ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रसार भारती. सो जिनके भी जो भी आंसर्स गलत हो रहे हैं, ये सभी वन लाइनर्स जरूर अपने नोटबुक में नोट करके लिख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन माइक्रो टीचिंग. सो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि माइक्रो टीचिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया गया था एलन के द्वारा, और इसे हम स्केल डाउन अप्रोच कहते हैं. किसी भी टीचिंग से रिलेटेड स्किल को बेहतर करने के लिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के समय. सो फोकस ऑन डेवलपिंग टीचिंग स्किल, फीडबैक फॉर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वाइड वैरायटी एंड लार्ज टॉपिक. तो इसमें से कौन सी चीज़ माइक्रो टीचिंग के साथ अलाइंड नहीं होती है? सो द करेक्ट आंसर इज, जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो बेसिक आइडिया होता है टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना, डेवलप करना. वो जो टीचर ट्रेनी होता है हमारा, उसे हम फीडबैक देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस की जाती है. यहाँ पे हम वाइड और लार्ज टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म शिक्षण है ये, और थोड़ी अवधि में ही इसे हम खत्म कर लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल. तो अगर ये सारे ऑप्शंस दिए जाएं तो इनमें से अंतरशील चर के कैटेगरी में कौन सा आएगा? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचर, स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेशन? सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में मेंशन किया गया है तो ये हमारी रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालेगा और ये वर्क करेगा एज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल, राइट. सो इसका इफेक्ट पड़ेगा, देखने को मिलेगा हमें, एंड सो इट सर्व्स एज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 11, प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में पूछा जा रहा है. एक व्यवहारिक शैक्षणिक दर्शन क्या चीज को मानेगा? क्या ऑल लर्निंग इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन टीचर? अधिगम विद्यार्थी की एकमात्र जिम्मेदारी है? सारी लर्निंग जो है ये डिपेंड करती है इन कंटेक्स्ट ऑफ स्थान, प्लेस, समय और परिस्थिति, यानी प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस. एंड लर्निंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. सो अगर हम प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो क्या है सही डेफिनेशन? सो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी, जो भी लर्निंग होती है वो कंटेक्चुअल होती है, समय पर निर्भर करती है, जगह पर निर्भर करती है और सर्कमस्टांसेस पे निर्भर करती है. Next question, in which of the following practice belongs to the method of diagnostic evaluation? अब जब भी इस तरह के questions आए, इसमें से जो options दिए गए उसमें most appropriate जो होगा उसका आपने करना है चयन. So यहाँ बात की जा रही है diagnostic evaluation की. So given the option
The correct answer would be the teacher conducts evaluation in the beginning of teaching learning process. यहाँ the idea is to find out कि बच्चे किस लेवल पे है, so that हम अपनी टीचिंग लर्निंग को उसी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें. डायग्नोस्टिक बिगनिंग में भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है, so इससे कंफ्यूज नहीं करना है. एंड येस, गिवन ऑल दी ऑप्शंस, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. ये एक प्लेसमेंट होता है आपका बिगनिंग प्लेसमेंट के हिसाब से. जब हम बच्चों की एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसके बाद जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, एक मान लीजिए मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहती हूँ कि क्या आपको बेसिक्स क्लियर है या नहीं. तो यहाँ पे फॉर्मेटिव नहीं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा. ठीक है, आई होप आपको कंटेक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया हो. A student who seeks meaning and reasoning for what he or she learns can be classified. So अगर एक छात्र है जो कुछ भी वो सीखता है उसके पीछे अर्थ और तर्क की खोज करता है, तो उसको हम कैसा लर्नर कहेंगे? इनोवेटिव, कॉमन सेंस, डायनामिक या एनालिटिक. क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो एनालाइज करना चाहता है, रीजन करना चाहता है, उसमें से मीनिंग खोजना चाह रहा है, तो ये होगा हमारा एनालिटिक लर्नर. क्वेश्चन नंबर 14. डायनामिक अप्रोच टू लर्निंग क्या कहती है? अधिगम के लिए एक क्रियाशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? टीचर्स को डायनामिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए. स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज. टॉपिक्स शुड बी कॉन्स्टेंटली चेंज फॉर नॉवेल्टी एंड टीचर्स शुड बी इफेक्टिव. सो यहाँ हम टर्म जो यूज कर रहे हैं वो है डायनामिक अप्रोच. लर्निंग से रिलेटेड अगर हमें कुछ डायनामिक करना है, तो जब बच्चा अपने से करके सीखेगा, एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा, उसकी सबसे बढ़िया लर्निंग होगी, सबसे अच्छी लर्निंग होगी. सो व्हेन द स्टूडेंट्स आर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, दिस इज द डायनामिक अप्रोच टू लर्निंग. ठीक है. नेक्स्ट, हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इंडिया में किस साल में आया? भारत में व्यापक वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? सो वॉज इट 79, 75, 72, 73? सो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट केम इन द ईयर 1972. इसके काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं. जैसे जैसे समय बदला है, काफ़ी सारे इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाय. सो ये इकोसिस्टम का जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया है? सो आइंस्टाइन, वैंगलिस, नैगटन और टांसले. सो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है. आई होप यू ऑल रिमेंबर. द करेक्ट आंसर इज A.G. टांसले. नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर दी प्लेसेस, और ये जगह है जहाँ पे ये चीज़ें लोकेटेड है, तो आपको इसका करना है सही मिलान. सो साइलेंट वैली, अपीको, चिपको, सरदार सरोवर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला एंड उत्तर प्रदेश. तो आपको इसे मैच करके शांत घाटी, अपीको, चिपको, सरदार सरोवर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश, आपको इसके अकॉर्डिंगली मैच करना है. And the correct answer for this is 1. Silent Valley, when we talk, it is in Kerala. Apiko is Karnataka. Chipko, Uttar Pradesh. And Sardar Sarovar, Madhya Pradesh. तो इसको आप एक बार मैच कर लेंगे. And learners, the homework question for the session. ह्यूमिडिटी इन एयर, यानी कि हवा में आर्द्रता का क्या अर्थ होता है? इंक्रीज एयर टेम्परेचर, डिक्रीज एयर टेम्परेचर, हैज़ नो इफेक्ट ऑन एयर टेम्परेचर और मेंटेन्स एयर टेम्परेचर. आपने इस क्वेश्चन का, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है इन द कमेंट्स, एंड डू लेट मी नो व्हाट हैज़ बीन योर स्कोर थ्रू आउट द questions. So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और ये मेरी रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग्स है. सभी क्लासेस ज़रूर से अटेंड कीजिए. जितने भी एक्स्ट्रा सेशंस आपके लिए कराए जा रहे हैं काफ़ी यूजफुल है. डोंट मिस आउट ऑन एनी सेशन. क्या पता किस सेशन से कौन सा क्वेश्चन आ जाए. सो कीप वॉचिंग ऑल द सेशंस एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. थैंक्स फॉर वॉचिंग.